देखिए, तो आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ना है कि जीवों में जनन। तो आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ना है कि जीवों में जनन, जीव जो है जनन कैसे करते हैं। तो देखिए, जीव में जो जनन होता है वो दो तरीके से होता है, एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अब देखिए, लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन किसमें होता है। तो देखिए, निम्न कोटि के जीव में लैंगिक जनन होता है, जिससे आप निम्न कोटि का मतलब है जिसे आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो निम्न कोटि के जीव में जो करते हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं। क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। देखिए, जब कोई जंतु अकेले अपने जैसे संतान का उत्पन्न करेगा तो उससे उस जनन की इस विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे देखिए, जब कोई जंतु अकेले अपने जैसे संतान को उत्पन्न करेगा तो उससे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा है लैंगिक जनन। उच्च कोटि के जीव में लैंगिक जनन होता है जिसे आप नग्न आंखों से देख सकते हैं। अब देखिए, जब दो लोग मिलकर संतान को उत्पन्न करते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जब दो लोग आपस में मिल करके संतान को उत्पन्न करते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। जनन देखिए, जीव में जो जनन होता है वो दो तरीके से होता है। कितने तरीके से, दो तरीके से होता है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो देखिए, जब कोई जंतु अकेले अपने जैसे संतान को उत्पन्न करेगा तो इस जनन को जैसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो लैंगिक जनन में जैसे दो लोग मिलकर अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं उससे लैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। यानी इस विधि में अलैंगिक जनन में एक जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है कि यह एक कोशिकीय जीव साधारण पादपों तथा जीवों में पाया जाता है। साधारण पादपों तथा जीवों में पाया जाता है कोशिकीय जीव। अब देखिए, इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। समरूप नहीं, एकदम अपने जनक के जो है वह समान होती है। इस प्रकार आकारीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन के रूप में जानते हैं। तो देखिए, क्लोन किसे कहते हैं, तो ऐसे संतान जो आनुवंशिकीय तथा आकार के दोनों रूप में जनक के समान होता है। यानी ऐसा संतान जो अपने जनक से आकारीय तथा आनुवंशिक के दोनों रूप में हूबहू समान होता है। हूबहू अपने जनक से हूबहू आकार में और आनुवंशिक में हूबहू समान होता है, तो उससे क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अब देखिए, अलैंगिक जनन की विधियाँ, लेकिन अलैंगिक जनन की विधियाँ। अब देखिए, पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है बीजाणु जनन, चौथा है पुनरुद्ध भवन और पांचवा है खंडित भवन और छठा जो कायिक जनन होता है, पादपों में जो कायिक जनन होता है, पादपों में होने वाला अलैंगिक जनन वो है कायिक जनन। क्या है, कायिक जनन। अब देखिए, ये जो पाँच है यह जीवों में होता है, निम्न कोटि के जंतुओं में होता है, देखिए, पहला है विखंडन फिजन। इस जनन में जनन कोशिका विभाजित होकर दो या अधिक जीवों को जन्म देती है। देखिए, विखंडन का मतलब होता है टूटना। विखंडन का मतलब होता है टूटना। जब कोई जंतु टूट कर नया संतान बनाएगा, दूसरे क्या कर विखंडन कर दे। विखंडन का मतलब होता है टूटना। शीशे का दिल पत्थर का जमाने दिल तो टूट गया, उसी प्रकार से हमको याद करना। तो देखिए, विखंडन का मतलब होता है टूट जाना। और देखिए, जब कोई जंतु टूट कर अपने नए संतान बनाएगा उसे विखंडन करते। क्या कहते, विखंडन करते। उदाहरण में प्रोटिस्टा और मोनेरा। अब देखो, हमने कहा एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। जैसे कि देखो, ये एक कोशिकीय है। अब देखिए, ये इसको काट दिया तो ये कितने भाग में बढ़ जाएगा, दो भाग में बढ़ जाएगा। एक ये जंतु और एक ये जंतु, दो भाग में बढ़ जाएगा। एक ये जंतु है और एक ये जंतु है। पहले क्या था, पहले एक था, अब क्या हो गया, दो हो गया। इसी को कहते हैं अलैंगिक जनन का विखंडन। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन का विखंडन। अगर कोई जंतु अपने आप को दो भाग में तोड़ता है, विखंडन का मतलब होता है तोड़ना। अगर कोई जंतु अपने आप को दो भाग में तोड़ता है तो उसे कहते हैं द्विखंडन। अपने आप को अगर कोई जंतु दो भाग में तोड़ता है, विखंडन का मतलब होता है तोड़ना। अगर कोई जंतु अपने आप को दो भागों में तोड़ता है तो उसे कहते हैं द्विविखंडन कहते हैं, जो कि अमीबा और पैरामीशियम होता है। दूसरा है बहुविखंडन। तो वैसा जंतु जो अपने आप को कई भागों में तोड़ता है उसे कहते हैं बहुविखंडन, जो कि अमीबा और प्लाज्मोडियम होता है। किसमें होता है, अमीबा और प्लाज्मोडियम होता है। द्विखंडन, दो भागों में तोड़ना, एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम। और बहुखंडन, वो कई भागों में तोड़ना, एग्जाम्पल है अमीबा और प्लाज्मोडियम। देखिए, विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो द्विखंडन किसमें होता है, जो दो भागों में तोड़ना द्विखंडन कहलाता है और कई भागों में तोड़ना बहुविखंडन कहलाता है। ध्यान से सुनना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आखिर अमीबा किस तरह से बहुविखंडन करता है, देखिए, अमीबा का जो शरीर होता है ये इस तरह से होता है। ये जो आपको लंबा लंबा दिखाई दे रहा है इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं,
पोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया कहते हैं जो आपको लंबा लंबा दिखाते रहे, जैसा पैर है जैसे अमीबा का जो शरीर होता है ये इस तरह से होता है, और ये जो आपको लंबा लंबा दिखाई दे रहा है जैसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। देखिए आप लोगों को पूछेगा कि अमीबा जैसे किस तरह से बहुविखंडन करता है, तो देखिए तो जो कहिए लिखिए कि विषम परिस्थिति में अमीबा अपने पादाम संकुचित कर लेता है, यानी पादाम को संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्थापित करता है। परिक्षेत्र का मतलब होता है इसके चारों तरफ वाला जो क्षेत्र होता है उसे परिक्षेत्र को त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्थापित करता है, उसे पुटी कहते हैं। तो देखिए एग्जाम आप लोग क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए पुटी क्या है, पुटी किससे करते हैं। तो देखिए जब अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में होता है तो वह अपने पादाम यानी अपने पैरों को संकुचित कर लेता है और अपने चारों तरफ एक कठोर आवरण का निर्माण करता है। उस कठोर आवरण को पुटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुटी कहते हैं। और इस घटना को पुटी बनने की घटना को पुटी भवन कहा जाता है। पुटी बनने की घटना को पुटी भवन कहा जाता है। और जैसे वह अनुकूल परिस्थिति में वापस आएंगे, यानी प्रतिकूल परिस्थिति में से अनुकूल परिस्थिति में वापस आएंगे तो पुटी फट जाएगा और अंदर बने हुए जो बीजाणु है, सूक्ष्म अमीबा है, वो बाहर निकल आएंगे और बाहर निकलकर एक विकसित अमीबा में बदल जाएंगे। ठीक है, एक विकसित अमीबा में बदल जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखना। तो इतना बात क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए विखंडन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मुकुलन क्या है? मुकुलन बॉडिंग। अब देखिए इसमें जनक कोशिका पर एक छोटी कलिका उत्पन्न होती है। क्या होती है? कलिका उत्पन्न होती है। कलिका उत्पन्न होती है। कलिका का मतलब होता है ऊपर उभार होता है, उभार उत्पन्न होती है, कलिका उत्पन्न होती है। अब देखिए ये हमारे पास एक प्रकार की जीव है, इष्ट है, कवक है। अब देखिए इसके शरीर के ऊपर एक उभार होती है। क्या होती है? उभार होती है। धीरे धीरे वृद्धि करेगा और बाद में आगे जा करके यह जैसे बाहर निकल जाएगा और नए जीव में बदल जाएगा, बाहर निकल करके नए जीवों में बदल जाएगा। मुकुलन का एग्जाम्पल याद रखना, हाइड्रा, स्पॉन्ज, ईस्ट। हाइड्रा, स्पॉन्ज, ईस्ट। खंडी भवन क्या है? खंडी भवन की शरीर। देखिए कुछ जीव यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीवों में विकसित हो जाते हैं जो संतति उत्पत्ति में सक्षम होते हैं। देखिए हमने कहा जब कोई जंतु पूर्ण रूप से परिपक्व हो, जैसे हम लोग 18 के बाद नहीं बढ़ सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जंतु बहुत कुछ कर सकता है। कुछ जंतु जब अपने अंदर पूर्ण विकसित कर लेंगे तो अब उनको पता चल जाएगा कि इससे ज़्यादा अब हम नहीं बढ़ेंगे, तो वह क्या करता है? अपने शरीर को टुकड़ों में तोड़ देंगे। क्या करेंगे? अपने शरीर को टुकड़ों में तोड़ देंगे। एक जंतु है स्पायरोगैरा। क्या है? जंतु है स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा को देखिए तो स्पायरोगैरा का शरीर कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखिए क्या करेगा? इसको पता चल गया कि इससे आगे हम अब नहीं बढ़ सकते। यह क्या करता है कि अपने शरीर को टुकड़ों में तोड़ देगा। क्या करेगा? टुकड़ों में तोड़ देगा। अब देखिए यहाँ से ये टुकड़ा, यहाँ से ये टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा। देखिए इसका तीनों टुकड़ा जो है एक नए जीवों में बदल जाएगा। इसका तीनों टुकड़ा एक नए जीवों में बदल जाएगा।